Hi, silence. Silence is the sleep that nourishes wisdom. Today is 8th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो माउंटेन जो राइज हुआ है ओशियन सी फ्लोर से बट वो वाटर सरफेस तक नहीं पहुंच पाया तो उसको बोलते हैं सी माउंट। थर्मोस्फेयर वो लेयर है अर्थ्स एटमॉस्फेयर की जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दिस इज इक्वेटर। 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ दीज आर द लैटिट्यूड्स जहां पे डोल्ड्रम लाइज। नाथुला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम। रोहतांग पास कनेक्ट करता है मनाली को और लेह को। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट इन एयर है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आज के सवाल है जल्दापारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 to 2020 is authored by whom? रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अभी हम 2 साल के लिए नॉन परमानेंट दिस मेंबर हैं और 1 महीने के लिए अभी हम इसको हेड कर रहे हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री हैज द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस न्यू डिफेंस साइबर एजेंसी? डिफेंस साइबर एजेंसी ये होम मिनिस्ट्री नहीं है। पेनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? पेनगंगा ट्रिब्यूटरी, दिस इज ट्रिब्यूटरी एंड दूसरा टर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। सो यहां बताना है आपको ट्रिब्यूटरी क्या है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबलरी है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी स्टूडेंट्स में एलाक्रिटी होनी चाहिए, मतलब सीखने की इच्छा है, हैविंग एन ईगरनेस एटीट्यूड, ईगर हो आप। एनमेश मतलब होता है टू बिकम एंटेंगल्ड इन समथिंग, उलझ जाना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में। वैक्सिलेट मतलब वॉबल करना, फ्लक्चुएट करना, हेजिटेंसी हो रही है वहाँ पे, स्टेडी नहीं हो आप। ऑल्टरनेट हो रहा है, सी सॉ, स्टम्बल, दैट इज वैक्सिलेट। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन एक मूवी भी थी, समथिंग विच इज फॉरगॉटन। प्रोस्क्राइब, दिस इज नॉट प्रिस्क्राइब, दिस इज प्रोस्क्राइब मतलब आउटलॉ है, उसको बैन लगा है, प्रोहिबिट है, डिसअलाउ हो रहा है, डिनाउंस कर दिया गया है, दैट इज प्रोस्क्राइब। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary करना है और राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स जो है कम्युनिकेशन की उनको डे बाय डे बेटर करना है। आज के टॉपिक्स हैं ऑन टॉप इन टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक्स एंड हुआ और हमने इसको एंड किया गोल्ड के साथ। देन 7 मेडल्स मिले हैं, विल हैव अ टॉक। दिस इज कॉम्युनल हार्मनी, फेयरनेस इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आज हम जानते हैं सुंदरबंस के बारे में और दीज मैनग्रूव इकोसिस्टम इन पर्टिकुलर। देन दिस इज बोस्टो फेडोन, यहाँ पे हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल द्रविड़न टंग की। मोस्ट पेरेंट्स ट्रस्ट इन कन्वेंशनल लर्निंग, हाइब्रिड मॉडल, जम्मू एंड कश्मीर वैक्सीनेशन। दिस इज जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीनेशन, 5th टू गेट इमरजेंसी नोड। ये हैंडलूम एक्सपोर्ट है। दिस इज लोकेशन ऑफ दारा शिको लॉन्ग क्वेस्ट। आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं है, आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और FAQ। टिपिंग पॉइंट, एंशियंट वायरसेस, लद्दाख ग्लेशियर, दिस इज अबाउट पासपोर्ट और रिजेक्शन वे आउट। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, मेड इन इंडिया कैरियर और टोक्यो के ये 7 मेडल्स। हिंदी में आज हम जानते हैं अनुसूचित जनजातियों के बारे में। ये सीसेट के सवाल है, सॉल्यूशंस है एंड दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. So this is Gold Rush on top in Tokyo. कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा और जेवलिन में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। Javelin throw event on Saturday. He was born on 24th of December 1997. He belongs from this Panipat, Haryana. ट्रेनिंग हुआ और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। सी गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स, गोल्ड इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20, साउथ एशियन गेम्स, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट। सो ये बड़ा अच्छा था कि ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल्स जीते इस बार टोक्यो 2020 में। नीरज चोपड़ा को मिला मेंस जेवलिन गोल्ड मेडल। सिल्वर मिला रवि कुमार दहिया को मैन की फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 kg ग्रुप में।
मीराबाई चानू को विमेंस वेट लिफ्टिंग 49 केजी में, ये दोनों हैं सिल्वर मेडल। ब्रोंज मेडल मिला मेंस की हॉकी टीम बजरंग पुनिया को फ्री स्टाइल रेसलिंग, ये मैच भी कल हुआ था। लोवलिना को मिला वेल्टरवेट विमेंस बॉक्सिंग और पीवी सिंधु को मिला विमेंस बैडमिंटन सिंगल्स। तो ये जो 7 नाम है ना, 7 मेडल्स मिले हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं किस प्लेयर को कौन सा मेडल मिला और किस कैटेगरी किस स्पोर्ट्स में मिला। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। कल बजरंग पुनिया ने भी बहुत अच्छा खेला और ब्रोंज मेडल मिला गेम्स में, एक्सेलेंट। मेडल्स ही सब कुछ नहीं होते, जैसे हमने हॉकी में देखा था विमेंस टीम ने इतना अच्छा खेला बट दे मिस द मेडल बाय सम मार्क। सिमिलरली गोल्फर अदिति ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। गोल्फर अदिति अमेजिंग टोक्यो रन फ्रॉम अ रैंक ऑफ दिस 200 टू नंबर 4, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट। तो जो ओलंपिक्स होता है ना, ओलंपिक्स मतलब हम पिनेकल की तरफ देख रहे हैं दिस ह्यूमन कैपेबिलिटी का, स्पोर्ट्समैनशिप का। तो जो ऐसे लीडर्स, ऐसे हमें परफॉर्मर्स मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जो नई जनरेशन के लोग हैं ना, वो इन हीरोज़ को देख रहे हैं और वो भी इंस्पायर होंगे, दे विल गेट इंस्पिरेशन। और फिर आने वाले टाइम पे जैसे पेरिस ओलंपिक भी होने वाला है, वहाँ हमारे चांसेस बेटर होंगे। तो आज का सवाल है, जैसे शुरुआत में हमने कहा था ना, जब टोक्यो ओलंपिक्स ओवर हो जाएंगे तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज जर्नी एट द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की जर्नी को आप एनालाइज करो, ट्रेस करो कि हमने क्या हाइज थे, क्या लोज थे। हाइज कैसे थे, जैसे मेडल जीता हमने, डे 1 में हमको सिल्वर मेडल मिला था और लास्ट डे में हमें गोल्ड मेडल मिल गया, एक्सीलेंट। बट कुछ लोज भी थे, कुछ इवेंट्स में हम परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छा। सो आइडेंटिफाई द हाइज एंड लोज, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड टू पेरिस ओलंपिक्स 2024। जैसे हम बोलते हैं ना, गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती से नहीं सीखना बहुत गलत बात है। सो द पॉइंट इज, यहाँ जो लोज थे उनसे हमने क्या लेसन सीखना है, और जो हाइज है उसको हमें कैसे और कैपिटलाइज करना है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज जर्नी एट द टोक्यो ओलंपिक्स, आइडेंटिफाई द हाइज एंड लोज, स्ट्रैटेजी की बात करिए, यहाँ और क्या बेटर ट्रेनिंग हो सकती थी, स्पोर्ट्समैनशिप की बात करिए, हाइज एंड लोज, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड टू पेरिस ओलंपिक 2024। तो हमें एक वे फॉरवर्ड भी लिखना है कि अब हम नेक्स्ट ओलंपिक के लिए कैसे बेटर प्रिपेयर करें। सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे, फर्स्ट क्वेश्चन एंड ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। यहाँ पे ऑक्सीजन कमिटी ने डिनाई किया है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इनफ्लक्स ऑफ लीडर्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। कम्युनल हार्मनी इज मस्ट, फेयरनेस होना चाहिए, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है। ये पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली ने कहा, एम्फेसाइज करें कम्युनिटी एंगेजमेंट में और साइंटिफिक प्रोब्स होना चाहिए। सो दैट उससे क्या होगा, जो पुलिस होती है, पुलिस पे लोगों का विश्वास बनता है। पुलिस जो होती है वो नॉन बायस्ड होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, साइंटिफिक बेस्ड उसके सारे प्रोब्स होने चाहिए, और ताकि उससे पुलिस में क्रेडिबिलिटी बने। लॉ एंड ऑर्डर की जो हम बात करते हैं, इसमें हम 2 टॉपिक्स हमेशा बात करते हैं, एक तो पुलिस रिफॉर्म्स और दूसरा प्रिजन रिफॉर्म्स। इन दोनों में वॉर फुटिंग में वर्क करना है, सो दैट दिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हो जाए। दिल्ली एक यूटी है, तो यूटी होने के कारण दिल्ली को कुछ पावर दिल्ली की गवर्नमेंट को नहीं मिली है। वो 3 कौन सी बातें हैं बताइए, जो दिल्ली यूटी को वो पावर नहीं है, सेंटर के पास वो पावर होती है। लॉ एंड ऑर्डर इज वन सच थिंग। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, फ्लड हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नाम है सुंदर बंस का। सुंदरी ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, और बन बंगाली वी को बी बोलते हैं, तो बंस, सुंदर बंस, तो ये बन गए दिस सुंदरी ट्रीज वाले फॉरेस्ट। यहाँ मिलते हैं मैनग्रोव्स, और मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो सुंदरबंस है ना, सुंदरबंस का एरिया ये है, यहाँ डेल्टा बन रहा है गंगा और दिस ब्रह्मपुत्रा का, तो दिस एंटायर स्ट्रेच इज सुंदरबंस, दिस इज सुंदरबंस। ये जो सुंदरबंस है ना, इसकी यूटिलिटी बहुत है। सुंदरबंस की यूटिलिटी इकोलॉजिकली भी है और हमारे सस्टेनेंस पे भी है। यहाँ पूरा बंगाल की पॉपुलेशन और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है, ये हेविली डिपेंडेंट है ऑन द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय दीज सुंदरबंस। अब प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है,
प्रॉब्लम ये है कि हम प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे हमने देखा था, जो यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी बढ़ गई है बे ऑफ बंगाल में, तो विच इज़ नॉट गुड। और जो रिवर्स है वो जो सेडिमेंट्स लेके आती है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज द डेल्टा। डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय दीज फ्लोइंग रिवर्स। तो डेल्टा जो है ना ये भी कम हो रहा है, इधर भी प्रॉब्लम हो रही है, डिटीरियोरेशन हो रहा है इस एंटायर इकोसिस्टम का। तो सुंदरबन इज नाउ ड्राउनिंग इन प्लास्टिक। ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यहाँ मिल रहा है। अनरेगुलेटेड इनफ्लो है रिलीफ मटेरियल का भी। तो ये जो पूरा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है दिस इज इन क्राइसिस। और प्लास्टिक से हमने पढ़ा था, प्लास्टिक से बनता है माइक्रो प्लास्टिक। ये जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये एनिमल्स फिशेज ले लेंगी तो फिर ये फूड चेन में एंटर हो जाएगा। तो हमने बायो अक्यूमुलेशन टर्म भी पढ़ा था और बायो मैग्निफिकेशन भी पढ़ा था। तो प्लास्टिक्स जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंटायर इकोसिस्टम पे। अब लेट अस क्विकली नो अबाउट दीज मैनग्रोव्स। सी, ये मैनग्रोव्स ऐसे होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है ना ये बड़े इजीली फ्लोट कर पाती है पानी में। तो दैट इज वाई ये बड़े रोबुस्ट हो जाते हैं। बाढ़ आ रही है, साइक्लोन आ रही है, तो ये अप्रूट नहीं होते, टूटते नहीं है। जैसे बरगद का पेड़ है वगैरह वो तो टूट जाएगा, पर ये नहीं टूटेंगे। तो इससे जो फ्लो ऑफ सुनामी है, फ्लो ऑफ फ्लड्स है, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो जो सुनामी और फ्लड है वो कोस्टल लैंड्स को ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैनग्रोव्स हैं, ये पहली बात तो ट्रॉपिकल ट्रीज हैं। मैनग्रोव्स आर फाउंड वर्ल्ड वाइड अराउंड ट्रॉपिकल लोकेशन। जैसे लैटिट्यूड्स देखें ना, तो ये जो ट्रॉपिकल है इक्वेटर के ऊपर नीचे, दिस इज ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल लोकेशन, दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हार्श एंड सॉल्टी कोस्टल रीजन। तो ये समुद्र के खारे पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। स्पीशीज यहाँ पे बहुत मिलती है, बायोडाइवर्सिटी ह्यूज होती है दिस मैनग्रोव इकोसिस्टम में। इनकी इकोलॉजी और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती है। मैनग्रोव सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम को, बिकॉज जहाँ मैनग्रोव है वहाँ बायोडाइवर्सिटी है, मैनग्रोव से गुड्स एंड सर्विसेज भी मिल रही है। तो मैनग्रोव्स जो है ना ये कोस्टल कम्युनिटी की लाइफलाइन है, कम्युनिटी की लाइफलाइन है दीज मैनग्रोव। सुंदरबंस दैट इज वाई इतने इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यहाँ पे पॉल्यूशन की है, ब्लॉकेजेस हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, स्पीशीज डाई आ रहा है। तो व्हाट मेक्स मैनग्रोव्स वैल्यूएबल टू पीपल, हमारे किस काम के? फिशरीज, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी, मछली बहुत मिलेगी, रिक्रिएशन और कल्चरल एक्टिविटी होगी, पानी को प्यूरिफाई करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं, कोस्टल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हुई इकोसिस्टम सर्विसेज। अब व्हाट आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट और मैनग्रोव यूनिक क्यों है? सॉल्ट टॉलरेंट है, प्रोडक्टिव है, ऑक्सीजन एडेप्टेड है, बायोडाइवर्सिटी हब है, तो इसलिए वो यूनिक है। यूनिक होने के बाद भी ये डैमेज हो रहे हैं, इतनी अच्छी सर्विसेज देने के बाद भी दे आर अंडर थ्रेट। थ्रेट क्या है? एक तो एक्वा कल्चर जो होता है उससे ये डैमेज होता है, एग्रीकल्चर अगर अनसाइंटिफिक होता है तो डैमेज होता है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है तो शिप्स वगैरह इन्हें डैमेज करती है, अर्बन स्प्रॉल हो रहा है तो वो एनक्रोचमेंट हो रहा है टू इन मैनग्रोव्स के एरिया पे। सो दीज आर द थ्रेट्स टू मैनग्रोव। ओके, तो जब भी हम पढ़ते हैं ना ऐसे सेग्रीगेट करना चाहिए कि मैनग्रोव्स क्या है, what makes mangroves valuable to people, what are mangroves unique, यूनिक चीज़ क्या है, और ग्रेटेस्ट थ्रेट क्या है। ये नेचुरल नंबर्स देखें ना तो क्लाइमेट चेंज ने भी इनके नंबर्स को कम किया है। एक तो सी लेवल राइज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, सीवियरिटी ऑफ स्टॉर्म भी हो रही है। तो जैसे अभी आगे ग्लेशियर्स देखेंगे उसी टाइप से मैनग्रोव इकोसिस्टम इज अंडर थ्रेट। सो दैट इज वाई वी नीड टू कंजर्व दीज मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स को कंजर्व करना है। मैनग्रोव इकोसिस्टम का ये एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज है, मतलब कुछ हमें यूटिलिटी वो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रॉ मटेरियल है, मेडिसिन दे रहे हैं, बायोकेमिकल दे रहे हैं, ऑर्नामेंटल है, जेनेटिक रिसोर्सेज है। ये देखिए ये जो कीवर्ड्स है ना, दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग अ गुड आंसर। दे आर वेरी एसेंशियल इन राइटिंग अ गुड आंसर। अब जो भी बोलते हो लिखते हो उसको सेग्रीगेट करो, सब ग्रुपिंग में करो, क्लासिफाई करो। तो इससे क्या लगता है? आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है सिविल सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेस के लिए। सो ऐसे आप सेग्रीगेट करो, सब ग्रुपिंग करो, सब हेडिंग्स बनाओ और ऑर्गेनाइज्ड करो आंसर को। प्रोविजनिंग सर्विसेज। फिर रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या आ सकता है इस हेड में? क्लाइमेट रेगुलेशन है, नेचुरल हैजार्ड प्रोटेक्ट रेगुलेशन है, प्यूरिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वाटर है, एयर और सॉइल का फ्लो, वाटर सब मेंटेन हो रहा है, इरोजन को चेक कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी, पॉलिनेशन, पेस्ट एंड डिसीज रेगुलेशन,
फिर कल्चरल सर्विसेज में क्या है कि रिक्रिएशन एंड टूरिज्म को अपॉर्चुनिटी है, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, इंस्पिरेशन फॉर द आर्ट है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्सपीरियंस है, कल्चरल आइडेंटिफाई, हेरिटेज वैल्यू है, मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा है, सपोर्टिंग सिस्टम में इकोसिस्टम है, लाइफ साइकिल बैलेंस है, बायोडाइवर्सिटी है। नाउ सी, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कुछ आउट ऑफ द वर्ड है ना। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हम सबको पता होती है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग आंसर इन दिस मेंस, कि जो आपको रेगुलर पता है ना उसी को बढ़िया से ऑर्गेनाइज क्लासिफाई करके सिलेबस से लिंक करके आप लिख दो, यू विल फेच वेरी गुड आंसर्स। ओके, तो ये इसीलिए आई कीप ऑन टेलिंग यू कि प्रैक्टिस, जितना आंसर लिखोगे ना आप उतना ही आप में रिफाइनमेंट आएगा, दिमाग चलने लगेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना इंपॉर्टेंट है और उस पढ़ाई का एप्लीकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज केवल पढ़ना पढ़ना मतलब आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। तो यू हैव टू अप्लाई, और अप्लाई के लिए राइट आंसर्स एंड बी रेगुलर। सो दिस इज सुंदरबंस इज नाउ ड्राउनिंग इन प्लास्टिक। ओके, अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट एंसेस्टरल द्रविडन टंग्स स्पोकन ऑन इंडस वैली साइट। अब जैसे ये हमारा इंडिया है, ये इंडस वैली साइट यहाँ नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे थी। द्रविडन टंग्स जो होती है वो साउथ की होती है प्राइमरली। तो एक लिंकेजेस मिला है कि एंसेस्ट्रल द्रविडन टंग्स जो थी वहाँ आईवीसी का लिंकेजेस है। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टाइम पे बड़ा अच्छा कर रही थी, थ्राइव कर रही थी, बट अचानक शायद कुछ यहाँ पे जोग्राफिकल डिजास्टर हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। एक थ्योरी बोलती है इन्वेजन ऑफ आर्यंस है, ऑल्दो वो प्रूव नहीं है। मेजर रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का, वो है क्लाइमेट चेंज। तो इट इज पॉसिबल कि आईवीसी के लोग ऐसे साउथ की तरफ माइग्रेट हो गए होंगे द्रविडन, तभी द्रविडन टंग में इनका कुछ लिंकेजेस मिल रहा है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज थी ना, वो स्क्रिप्ट थी, वो होती है बोस्ट्रोफेडोन। बोस्ट्रोफेडोन, इसका मतलब होता है रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑल्टरनेट लाइंस। मतलब कि राइट टू लेफ्ट, पहले ये राइट है, राइट टू लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट टू राइट गए, फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे सर्पेंटाइन होती है इस टाइप से, ऐसे लिखते हैं। बाकी हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, जैसे हिंदी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, है ना, यहाँ से शुरुआत किया फिर इधर आए फिर इधर आए। इंग्लिश उर्दू ऐसे लिखते हैं, बट बोस्टोफेड्रॉन होती है ना, वो ऐसे होती है, यूं सर्पेंटाइन, इस टाइप से आप लिखते हो। सो दिस इज बोस्टोफेडोन। तो दिस इज वन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट राजस्थान कंसिडर टू बी एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पे कुछ लिंकेजेस मिले हैं द्रविडन टंग्स के साथ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मोस्ट पेरेंट्स टच ट्रस्ट इन कन्वेंशनल लर्निंग। सी, आई ऑल्सो कीप ऑन टेलिंग, ये जो ओल्ड स्कूल है ना, दिस इज अ गुड स्कूल, बिकॉज एग्जाम आपको कैसे लिखना है, आईपैड पे तो लिखना नहीं है, कंप्यूटर पे तो लिखना नहीं है, टाइपिंग आपको करनी नहीं है। एग्जाम कैसे लिखोगे आप, पेन एंड पेपर में लिखोगे, ये A4 साइज की शीट रहेगी और इस पे आपको आंसर लिखना है। तो दैट इज वाई गो ओल्ड स्कूल। जो एनसीईआरटी किताबें हैं, डे वन से मैं बोल रहा हूँ, बोल बोल के लिख लिख के आप पढ़ो, फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागो। एक किताब को 5 बार पढ़ो बजाय रोज नए नए रिसोर्सेस को रेफर करने का। और अगर आप ये किताबें अच्छे से पढ़ोगे ना, तो फायदा कब नजर आएगा, एग्जाम के 30 दिन पहले फायदा नजर आएगा, 30 डेज। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो तो एग्जाम के 1 महीने पहले यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। अनऑर्गेनाइज्ड हो ना तो आपकी पूरी पढ़ाई स्कैटर्ड रहेगी, एक वीडियो ये, एक वीडियो ये, एक पीडीएफ ये, एक पीडीएफ, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। द पॉइंट इज यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, और स्ट्रेटेजाइज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने को बोलते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी टीचर्स डांटते थे ना कि गाइड्स मत पढ़ो, कुंजियाँ जो होती है वो मत पढ़ो, हमेशा स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो, बहुत मल्टीपल बेनिफिट मिलता है। तो सेम गोज विद द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एज वेल। गो ओल्ड स्कूल, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको आप बोल बोल के लिख लिख के हाईलाइट करो, उसके मार्जिन में लिखो कुछ, वैसे पढ़ो, इससे रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा आपका। तो द पॉइंट इज कन्वेंशनल लर्निंग इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो वीडियोस वगैरह है ना, इसमें रिटेंशन ज़्यादा होता नहीं है, तो यू हैव टू लाइक गो ओल्ड स्कूल। पेरेंट्स भी यही बोल रहे हैं, बट द पॉइंट इज दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। स्कूल्स अभी भी फिलहाल ओपन होते दिख नहीं रहे। द पॉइंट इज वी नीड टू गो फॉर दिस हाइब्रिड टाइप ऑफ एजुकेशन, देयर शुड बी अ मिक्स। यू वॉच्ड वन वीडियो एनसीईआरटी का देखा, अब खुद भी किताब निकाल के अपनी किताब से उस वीडियो को साइमल्टेनियसली आप देखो, हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। आई गिव यू आंसर क्वेश्चंस एवरी डे, सॉल्व दोज क्वेश्चंस, यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन। मोस्ट पेरेंट्स ट्रस्ट इन कन्वेंशनल लर्निंग। इन ट्रस्ट, पेरेंट्स टीचर्स होते हैं ना, आप लोग बहुत स्मार्ट हो बट इनके पास एक्सपीरियंस है, लाइफ पता है, तो लिसन टू पेरेंट्स एंड
पेरेंट्स एंड टीचर्स. Then this is connectivity issue है. Both the teachers and the students and lack of dedicated study space at home. ये भी एक प्रॉब्लम है. घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं होता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते. तो the point is we need one hybrid system. Jammu, this is Johnson and Johnson J&J vaccination fifth है to get emergency node. No word yet on timeline of rollout. तो अभी ये नई वैक्सीनेशन आ रही है, जब आ जाएगी तब बात करेंगे. अर्थ टू हर्थ, ये क्या है? ये कश्मीरी है. कश्मीरीज वैसे ही बहुत टैलेंटेड होते हैं. पॉटर्स इनका हैंडीक्राफ्ट वगैरह बड़ा एक्सेलेंट है. पॉटर्स सेटिंग अर्दन पॉट्स टू ड्राई इन द सन एट बांदीपुरा इन नॉर्थ कश्मीर ऑन सैटरडे. स्पेशल वेराइटी ऑफ क्ले यूज हुआ है टू मेक दीज पॉट्स. गुड. तो तभी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ई कॉमर्स आए, टेक्नोलॉजी आए, स्टेबिलिटी पीस आए. तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट सेल करेंगे ना तो बेटर वैल्यू रियलाइजेशन होगा, इन्हें बेटर वैल्यू मिलेगा. तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी विच इज रिक्वायर्ड. देन जैसे ये हैंडलूम एक्सपोर्ट है, इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, जो हैंडलूम्स हैं, जो लोकल आर्टिसंस हैं, टेक्सटाइल के हैं, इसको एक्सपोर्ट करो. एक्सपोर्ट करोगे तो दो फायदे हैं. एक तो जो लोकल्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा. सेकंड, एक्सपोर्ट से ओवरऑल हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा था हमने, उधर फायदा होता है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इज गुड फॉर अवर इकोनॉमी एंड वी शुड फोकस ऑन दिस हैंडलूम और दिस स्मॉलर SME जो है, स्मॉलर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, इनको प्रमोट करना है. दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. लोकेशन ऑफ दारा शिकोह ग्रेव स्टिल अ मिस्ट्री. ये स्पॉट अभी ऐसा एक आइडिया आया है कि हो सकता है ये जो हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर दारा शिकोह की ग्रेव भी है. Let us see. Mughal Empire. Then this is second Afghan city falls into Taliban hand. Not at all good. Taliban का this capture करते जा रहा है वो cities को, और वर्ल्ड कुछ नहीं कर पा रहा है. This is all blame goes to United States of America and NATO army. ये जो मेहम क्रिएट किया है इन्होंने यहाँ पे, locals भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे they are in trouble. Then this is Pakistan and this is US military. This is mass evacuation. Greece fires rage on. See, climate change के कारण जो फायर इवेंट्स हैं दे आर ऑन राइज. हमने ये ऑस्ट्रेलिया में देखा था, हमने ये कैलिफोर्निया में देखा था. नाउ लुक एट दिस ग्रीस. ग्रीस में भी मास इवैक्यूएशन करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज फायर्स. फायर्स होती है मैन मेड और होती है नेचुरल. मैन मेड होती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इग्नोरेंस, नेचुरल होती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑन राइज है. दिस लॉसेस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का. चाइना स्टेप्स अप वैक्सीनेशन आउटरीच विद न्यू ग्लोबल पुश. ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है G7 एंड EU चार्ज ओवर शिप अटैक. नॉर्मलसी आना बहुत ज़रूरी है ईरान में. फिर ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फर्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज अबाउट COVID-19. लेट्स मूव अहेड. This is about private sector share in vaccine administration. The point is private sector का भी कुछ responsibility है जो उसको fulfill करना चाहिए. COVID-19 बहुत ज़्यादा टॉपिक्स अभी हमें देखने नहीं है. थिंग्स जो हैं वो बहुत फ्लूइड है, चेंज हो रही है. टिपिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद अचानक से चेंज विजिबल हो जाता है, चेंज दिखने लग जाता है. यहाँ जो बात है वो बात है अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये बात है ओशन करेंट्स का. ओशन करेंट्स हम देखते हैं ना, ओशन करेंट्स मतलब एक रिवर्स की तरह है और समुद्र का पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. अगर वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो यहाँ वार्म वाटर है तो वो वार्म ओशन करेंट्स बनाएगा. अगर नॉर्थ साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ करंट आएगा तो इधर ठंडा पानी होता है तो वो बनाते हैं कोल्ड ओशन करंट. वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट. और ये जो ओशन सर्कुलेशन होता है ये एक्स एक्सिस में भी होता है और वाई एक्सिस में भी होता है. अपड्राफ्ट देखते हैं ना अपन, यहाँ साउथ अमेरिका में जैसे ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, अपवेलिंग हो रही है. तो इससे क्या होता है, जो पूरा ओशन है, जितना वाटर है अर्थ सरफेस का, वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है. जो हीट होता है, हीट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और ये ओवरऑल लाइफ को सपोर्ट करता है. तो दिस इज टिपिंग पॉइंट. यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचर क्लाइमेट चेंज की स्टडी ने बताया कि AMOC जो मेंटेन करता था टेम्परेचर इक्विलिब्रियम ऑफ यूरोप, इन्फ्लुएंस करता था वर्ल्ड वेदर को, और ये इज अबाउट टू चेंज. इसमें चेंजेस आ रहे हैं. जो हम गल्फ स्ट्रीम पढ़ते हैं ना, जैसे ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अटलांटिक है. गल्फ स्ट्रीम ऐसे आती है, यहाँ बनती है गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा, और ऐसे करके मूव होके आती है यूरोप में.
तो यूरोप के जो नॉर्दर्न पोर्ट्स है ना, सी पोर्ट्स, ये हमेशा विंटर्स में भी, इतने हाई लैटिट्यूड में विंटर्स में भी ओपन होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस गल्फ स्ट्रीम, बिकॉज ये लाती है यहाँ से वार्म वाटर, तो यहाँ इम्पैक्ट आ रहा है। दिस इज एंशियंट वायरसेस। अब सी, वायरसेस डेड भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं। ये कुछ वायरसेस मिले हैं जो 15,000 ईयर्स ओल्ड है और यहाँ ठंडे ग्लेशियर्स में अभी वहाँ पे है, ओरिजिनेट हुए हैं सॉइल्स में। वायरसेस अगेन बहुत डेडली होते हैं। कुछ वायरसेस अगर जूनोटिक डिसीजेस से हमने देखा, अगर वो ह्यूमंस में आ जाते हैं तो कैटास्ट्रॉफी होते हैं, जैसे कि कोविड-19। देन प्राइवेट सेक्टर शेयर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक नई टेक्निक है। अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स इन सेल हम स्टडी कर सकते हैं। सी, एसएनटी में इस टाइप के टॉपिक्स आते रहते हैं। इन टॉपिक्स की जो यूटिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, बिकॉज ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड होते हैं। रिसर्च बेस्ड मतलब ये फाइनेंशियल कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ है, और अगर फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ है ना, तो इससे सवाल बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज काउंटर ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। व्हाट वी शुड नो इज, जैसे सिलेबस में दिया हुआ है नैनो, नैनो जो है ना ये फेवरेट है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो गैजेट्स एटसेट्रा, दिस इज फेवरेट ऑफ यूपीएससी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेल यू समथिंग, जैसे अपन 2011 से 2019 तक का पेपर देखे ना, तो एसएनटी में एक पावरफुल वर्ड होता है कैन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अक्सर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि जैसे अपन नैनो टेक्नोलॉजी से, कैन वी क्योर दिस फ्रॉम दिस नैनो टेक्नोलॉजी, कैन वर्ड आया है ना, कैन मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो आप देखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में एक्सपेशली, जहाँ कैन वर्ड आ जाता है ना, उस स्टेटमेंट को रॉन्ग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एसएनटी की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो लिमिटलेस है। अक्सर आप देखना जहाँ कैन है, माइट है, मतलब देर इज सम पॉसिबिलिटी, वो स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। एक बार आप इस चीज को देखना। ओके, लद्दाख ग्लेशियर्स रिट्रीट ड्यू टू वार्मिंग, लो विंटर प्रेसिपिटेशन फाइंड स्टडी। ये एक स्टडी किया है ग्लेशियर्स का वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून ने, और ये बताया है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं दो रीजंस के कारण। पहला तो क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रही है। दूसरा, बर्फ बनने के लिए प्रेसिपिटेशन आना चाहिए, फ्रेश प्रेसिपिटेशन वो हो नहीं रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंड प्रेसिपिटेशन डिक्रीजिंग, दीज आर टू रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट these glaciers are this melting। ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। तो चेंज इन क्लाइमेट रियल हो रहा है। अभी जैसे उत्तराखंड डिजास्टर भी देखा था हमने, ग्लेशियर्स टूटते हैं, ग्लेशियर्स टूटते हैं तो उससे दिस, यहाँ जो लेक्स भी बनी है उनका लेक बर्स्ट हो सकता है, अचानक वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइड्स होते हैं और उससे नीचे फ्लड आ जाता है। तो ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, जंस्कर का है, दिस इज पेंसिल लुंगपा, और ये हिमालयन लद्दाख का, ये तेजी से मेल्ट हो रहा है, नॉट गुड। न्यू टेक्निक टू स्टडी अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स इन सेल। और फिर आगे है सम फैक्ट्स ऑन हेयर, व्हाई इट ड्रॉप्स एंड हाउ इट ग्रोस। ये जो नई जनरेशन है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है हेयर फॉल एट्सेट्रा में। हेयर फॉल जो होता है ना, इसका प्राइमरली दो रीज़न होता है। एक तो होता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब जो आपने जेनेटिक्स इनहेरेंट किया है फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो जेनेटिक्स बहुत हद तक डिसाइड करता है हमारे बॉडी फीचर्स और दिस हेयर्स एट्सेट्रा। दूसरी चीज़ जो होती है, जो हमारे हाथ में होती है, वो होती है हेल्थ। हेल्थ में अगर आप इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हो, टू मच ऑफ स्ट्रेस है, कोई डिसीज से रिकवरी है, उस केस में आपका हेयर का फॉल होता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में होती है, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी नहीं होना चाहिए दिस हेयर एंड स्किन कलर एट्सेट्रा, दीज आर जस्ट नॉर्मल थिंग्स। ओके, दीज आर जस्ट नॉर्मल थिंग्स। दिस शुड नॉट इम्पैक्ट योर कॉन्फिडेंस, दिस शुड नॉट इम्पैक्ट योर डे टू डे रूटीन। ओके, और गलीबल भी नहीं बनना है। अक्सर क्या होता है कि जहां आप वल्नरेबल फील करते हो ना, जैसे साल भर पढ़ाई नहीं की, अब आखिरी 100 दिन बचे हुए हैं, ऑब्वियसली यू आर फीलिंग वल्नरेबल। इस वल्नरेबिलिटी का मार्केट एक्सप्लॉइट करेगा कि ये किताब पढ़ लो, 100 दिन का कोर्स कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी दे रहे। ऐसा कुछ होता नहीं है। सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना है, यू हैव टू गिव योर 100%। सिमिलरली हेयर फॉल, स्किन कलर, ये भी वल्नरेबिलिटी का दे एक्सप्लॉइट यू, सो don't allow your exploitation। Okay, then this is facts on hairs है, why it drops and how it grows। when can the passport authority deny an applicant passport? before that, this is Jupiter hot है because यहाँ पे ओरियोल बन रहे हैं और उसके कारण पॉकेट्स बन जाते हैं, और जुपिटर बेसिकली गैशियस है, तो इससे गैस का सर्कुलेशन होता है और वहाँ पे वार्मिंग हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है।
रिजेक्शन वे आउट, दिस इज अबाउट पासपोर्ट। अभी एक न्यूज आया था, कंटेंशियस सर्कुलर, पुलिस इन कश्मीर हैव आस्क्ड फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट टू लुक इनटू द इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स whoever someone applies for a passport or a government job। जब पासपोर्ट मिलता है मतलब आप इंडिया से किसी विदेश की कंट्री में जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब होता है तो आपका बैकग्राउंड चेक होता है। जैसे जब मैंने एसएसबी निकाला था तो पुलिस स्टेशन जो लोकल होता है वहाँ पे एक लेटर आएगा, फिर वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तो गवर्नमेंट जॉब्स में ये होता है, बैकग्राउंड चेक होता है और दिस दिस पासपोर्ट के लिए भी ये चेक होता है। अब यहाँ ये बात है कि कुछ जैसे एंटी सोशल है, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग में किया या फिर टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उनका पासपोर्ट यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। सरकारी नौकरी में उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ये विद इन लॉज है। सेक्शन 62 इंडियन पासपोर्ट्स एक्ट 1967, पासपोर्ट अथॉरिटी कैन रिफ्यूज टू इशू अ पासपोर्ट फॉर स्पेसिफिक रीजंस। जैसे कि एप्लीकेंट अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, एप्लीकेंट एंगेज हुआ है, मे एंगेज आउटसाइड इंडिया में, या फिर कहीं दूसरे की उसने सिटीजनशिप लेने का ट्राई किया, या ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो प्रिजुडिशियल है कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे, एंटी कंट्री एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में है, या एप्लीकेंट्स डिपार्चर में भी डेट्रीमेंटल टू कंट्रीज सिक्योरिटी। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें आपका पासपोर्ट कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, या आपको पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब बात आती है क्या ये लीगल है या नहीं है। तो इस बात पे कोर्ट भी गए थे 2016 में। कोर्ट ने बोला था ये सेक्शन 62F जो है पासपोर्ट एक्ट का, सेंटर के पास ये राइट है। नॉट ओनली इंडिया, इस टाइप के जो प्रोविजंस है ना हर कंट्री में होते हैं। यूएसए में आप कुछ एंटी यूएसए बात करो, वो आपका कैंसिल कर देते हैं सारा। तो सेंटर टू रिफ्यूज अ पासपोर्ट जो है वो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वो कैंसिल हो सकता है। बट द पॉइंट इज इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी यूज टू प्रोपेल अ सर्टेन आइडियोलॉजी। द पॉइंट इज दिस शुड नॉट बी मिसयूज, ये बात है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है मिसयूज, तो उसके लिए आप फर्दर कोर्ट में भी जा सकते हो। दिस इज ऑल्सो, द डोर्स आर ओपन। और जो दूसरी चीज है, मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब्स, तो इस बात का ध्यान रखना है आप अपनी सोशल प्रोफाइल में एटसेट्रा क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। दीज थिंग्स मैटर। इंटरव्यू में आई टेल यू, एक स्टूडेंट ने बताया कि वो सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग करता है, एक्टिव है, लाइक दैट। जो इंटरव्यू का पैनल था उसने ट्विटर में उस बंदे का ये अकाउंट खोला, और वहां जो पोस्ट उसने कर रखी थी ना, ही इमीडिएटली स्टार्टेड एम्बैरेस्ड। सो द पॉइंट इज डोंट पोस्ट एनी सच टाइप ऑफ थिंग, डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी सच टाइप ऑफ थिंग जो आपके भविष्य के दरवाजों को बंद कर दे। ओके, सो डोंट इन्वॉल्व इन ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। रिजेक्शन वे आउट जो नेक्स्ट है, दैट इज अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बीइंग स्क्रैप्ड। सी, रेट्रो मतलब बैकडेटेड होता है, टैक्सेशन में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इज अ थिंग। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन 2012 में मिस्टर प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब आया था ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मुद्दा ये था कि जो टैक्स लॉज हैं उसमें लूप होल्स हैं, कंपनीज उन लूप होल्स का फायदा उठा के टैक्स इवेजन करती है, तो उस टैक्स इवेजन को बचाना है। बट द पॉइंट इज रेट्रोस्पेक्शन करने से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है कि जब डील हो रही है ना तब टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए, बैक डेट में आके वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जैसे केन एनर्जी का केस आया, वोडाफोन का केस आया, वी लॉस्ट दैट केस एज वेल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। इससे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो फिर एक कंसेंसस बनने लग गया कि इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हटाना है, और जो हमने हटा दिया। अब हमें बहुत ज़्यादा इस वोडाफोन केन में नहीं जाना है। वॉट वी शुड वर्क इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इस दोनों पे हमने इस एक हफ्ते पे सवाल भी तैयार किया है और बात भी किया है। अब बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है यहाँ। ये डिजिटल वाउचर है, इसमें भी व्हाट वी शुड फोकस इज कि जो डिलीवरी है, बेनिफिट्स है, वो बेनिफिशियरी तक ट्रांसपेरेंट वे में पहुंचे, और उसके लिए डिजिटल इज अ सॉल्यूशन। ये सोडेक्सो कूपन की तरह है, सरकारी सोडेक्सो कूपन, डिजिटल वाउचर। आपके मोबाइल में क्यूआर कोड आ जाएगा, आपके मोबाइल में दिस एक एसएमएस आ जाएगा, इनक्रिप्टेड रहेगा, और वो लिंक केवल आपसे रहेगा। आप ही उस एसएमएस क्यूआर कोड को यूज कर सकते हो। यूज कहाँ करोगे, किसी भी हॉस्पिटल में, कोई डिलीवरी फेयर शॉप वगैरह में जाओ, वहां वो कोड दिखाओ और उस मूल्य का सामान आप वहां से खरीद लो, गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज डिजिटल वाउचर। प्रॉब्लम क्या है कि सबके पास मोबाइल फोन नहीं है। मोबाइल पेनिट्रेशन इज वन थिंग।
इसीलिए हम जो जैम ट्रिनिटी है ना, इस पे इतना फोकस किया था समटाइम्स बैक। जैम इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको एम्फेसाइज किया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैम? टेल। तो डिजिटल वाउचर पेमेंट सिस्टम वर्क। व्हाट कॉजेज मेंटल ब्लॉक मिड एयर? सी, प्रॉब्लम्स अगर फिजिकल होती है ना तो वो दिखती है कि दिस पर्सन में ये फिजिकल एलिमेंट हो रहा है या फिर दिस प्रॉब्लम है, बट जो मेंटल प्रॉब्लम है ना वो नज़र नहीं आती। और दैट इज़ वाई हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, टैबू बनाते हैं, हम इस पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं करते। हमने ये देखा जो एथलीट्स हैं, स्पेशली ये यूएस एथलीट थी, इसने इस बात को उठाया। इससे पहले नाओमी ओसाका ने भी इस बात को उठाया था कि जो एथलीट्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, सुपर ह्यूमन नहीं होते। दे ऑल्सो फील पेन, उनको भी डिप्रेशन आता है, मेंटल चैलेंजेस आते हैं, दे ऑल्सो फील हैप्पी व्हेन दे विन। सो द पॉइंट इज दे शुड बी ट्रीटेड लाइक एन ह्यूमन बींग, नॉर्मल ह्यूमन बींग। दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। और जो मेंटल हेल्थ है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि टू मच ऑफ जजमेंटल नहीं होना चाहिए। देन दिस इज नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब बताइए क्या होता है? तालिबान स्टॉप नेमेसिस। देन दिस इज मेड इन इंडिया कैरियर। ये बात है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की। इस पूरे आर्टिकल में टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा दी हुई है कि जो आईएनएस अभी विक्रांत आ रहा है, अभी जिसके सी ट्रायल्स स्टार्ट हुए हैं, इसकी टेक्निकल क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। लाइक 40,000 टन का है, इसमें कौन सी मशीन्स लगी है, 76% इंडिजिनाइजेशन है ना। इसकी केबलिंग कैपेसिटी क्या है, कितनी एमएसएमईज यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। तो द पॉइंट इज, इसमें हमें ये समझना है कि नंबर वन चीज़ तो है इंडिजिनाइजेशन, ये हमने खुद बनाया है। तो इससे क्या हमारी कैपेसिटी दिखती है। इतने कॉम्प्लेक्स और इतने लार्ज स्केल का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। सो दिस इज नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट ये है कि इसमें जो नॉर्मल मशीन्स हैं, रडार्स वगैरह हैं, ये कभी भी एक्यूरेट चीज़ कोई भी गवर्नमेंट बताती नहीं है कि एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। हमें इसके बेसिक्स पता रखने हैं, बट जो ज़्यादा बड़ा पिक्चर है वो ये देखना है कि इंडियन ओशन जो है, जो हमारा बैकयार्ड है, वहाँ ये कैसे फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है। दूसरी चीज़, इसको कनेक्ट करना है नेवल सुप्रीमेसी और नेवल स्ट्रेंथ से। चाइना की पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी दिस पर्ल स्ट्रिंग वाली, हम उसको कैसे काउंटर करें। इन केस चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ होता है तो हम नेवी को कैसे यूज कर सकते हैं टू काउंटर चाइना। दीज थिंग्स वी शुड फोकस ऑन दिस नेवल सुप्रीमेसी। हम ओशंस में अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए, और क्या केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर सफिशिएंट है? बिकॉज आज की डेट में केवल विक्रमादित्य है और ये दूसरा आ रहा है विक्रांत। द पॉइंट इज वी नीड वन अनदर, एक और की ज़रूरत है हमें, ये भी हमें डिस्कस करना है। तो मेड इन इंडिया कैरियर in race to the top, Germany. This is BOB return turns profit on interest, Bank of Baroda. कोविड अक्टूबर दिसंबर तक नॉर्मल सी आ जानी चाहिए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। दिस कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है। कल बुमराह ने अच्छी बॉलिंग किया। और ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आर्मी मैन। अब सी, नीरज चोपड़ा ने जैसे फ्लैग लिया था, फ्लैग जब इसने ऐसे यहाँ पे लिया, फिर जब फ्लैग को प्रॉपरली विद ड्यू रेस्पेक्ट इसने फोल्ड भी किया था वहाँ पे प्रॉपरली, तो ये जो होता है ना, ये होता है फ्लैग कोड। ऑल्दो ही इज एन आर्मी मैन, बट जो नॉर्मल सिविलियन होते हैं ना, उनको भी फ्लैग कोड पता होना चाहिए। अभी 15 अगस्त आ रहा है, फ्लैग्स हम सब लेंगे, यूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बट फ्लैग की जो मर्यादा, गरिमा, फ्लैग कोड है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देन दिस इज, ये जो इसका कोच है ना ऑन, ये भी बड़ा चैंपियन जेवलिन थ्रो रहा है। इसने कितना 200 मीटर तक फ्लो किया है, इसने थ्रो किया है, नहीं 100 मीटर प्लस इसने थ्रो किया है। नीरज ने 87 किया था, अभी 88 बेस्ट है। और ये जर्मनी का कोच है, ही इज ऑल्सो रियली गुड। देन बजरंग पुनिया ने बड़ा अच्छा खेला। अदिति अशोक ने भी बहुत अच्छा खेला। अनफॉर्चुनेटली फ्यू पॉइंट से शी मिस्ड आउट, बट शी प्लेड रियली वेल। तो अब यहाँ से बिल्ड करना है। अब जो ओलंपिक्स का सवाल तैयार करोगे ना, यहाँ से बिल्ड करना है कि हम 2024 में अब और अच्छा क्या करें। और दिस इज एथलेटिक्स। सो अवर फ्यूचर इज ब्राइट, ऑल वी नीड टू डू इज स्टे फोकस्ड एंड प्रमोट एंड एनकरेज दिस यंग टैलेंट्स। गोल्ड रश, होप एंड हंगर, 7 मेडल्स। देन दिस इज 4 टू दिस। इंडियन एक्सप्रेस में ये ऐसे कोलैप्स हुआ बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट में, 2 स्टोरी बिल्डिंग। चांदनी चौक का रिवैम्प है। 3 शिफ्ट सिस्टम हो। पुलिसिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, स्पेशली जो लोअर है यहाँ पे, हवलदार इधर रैंक में, यहाँ पे क्या होता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है।
रिकॉग्निशन होता नहीं है, फैसिलिटीज़ होती नहीं है, तो उससे क्या होता है, ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये भी बड़े स्ट्रेस में रहते हैं। अगर पुलिस वाले स्ट्रेस में हैं, प्रॉपर इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, ह्यूमन एंगल हम इनकरेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पुलिसिंग डिटीरियोरेट होगी। 3 शिफ्ट सिस्टम इज़ ज़रूरी। सेपरेट करें लॉ एंड ऑर्डर को, ये नए पुलिस चीफ ने भी प्रपोज किया है। पुलिस रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैव अ लुक टेलीग्राम पीडीएफ पुलिस रिफॉर्म्स। देन दिस इज प्रीवियस गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने होस्ट किया मिनिस्टर को। सी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बड़ा एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, और अभी ये कतर में एनवॉय से मिला, बिकॉज ज़रूरत है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में चीज़ें बदल रही है, ईरान भी अभी चेंज हो रहा है, लीडरशिप चेंज हुई है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने राइट्स यहाँ पे इंटरेस्ट सेफगार्ड करें। दिस इज डिल्यूज इन प्रयागराज, बाढ़। एलपीजी टैंक है, पैंडेमिक बियॉन्ड द इकोनॉमी, वन स्मॉल लेंथ, एंड दिस इज संडे स्टोरी। देन दिस इज एप्पल टू चेक आईफोन्स। अब टेक कंपनीज भी अगेन रडार पे हैं कि टेक कंपनीज बिकॉज दे आर टू पावरफुल, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो सिक्योरिटी जो है या फिर यहाँ पे जैसे एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो रहा है, इन सब चीज़ों में इनका क्या रोल है टेक कंपनीज का। एनसीएलटी पैनल करेंसी एसेट्स। अब सी अभी 30 जुलाई 2021 को हमारा दिस 620,576 हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतने बिलियन पहुंच गया है। एक्सेलेंट। इसमें भी जो सेग्रीगेशन है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, फिर गोल्ड है, फिर एसडीआर्स है, फिर यहाँ पे रिजर्व ट्रांश पोजीशन है। तो ऐसे करके हमारा टोटल अभी दिस 620 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। गुड। देन दिस इज वी चैट आई पीवी सिंधु, शी ऑल्सो प्लेड रियली वेल। सी जब अपन सेमीफाइनल हार जाते हैं ना, तो मतलब सिल्वर और गोल्ड नहीं मिलेगा, अब आपको ब्रोंज के लिए खेलना है, तो वो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जोकोविक के केस में देखा, वो जैसे ही हारा उसका दिस डिफिकल्टीज बढ़ गई। सिंधु ने बहुत अच्छा खेला यहाँ पे ब्रोंज जीतने में। इमोशनली स्टेबल होना, दैट इज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड टेस्टिमनी, then the root of the matter, transplanting tree, and the word, this is Afghan honor guards, Afghanistan is in trouble, Bumrah is a rock star, well begun is half done. Note down this line, well begun is half done. प्रिपरेशन में भी ये अप्लाई होता है, well begun is half done. फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग रखो, ये नहीं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया बट फाउंडेशन वीक है तो मेंस में बार बार फेल हो जाते हैं। केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है, रियल डील इज मेंस। फिर इंटरव्यू पहुंच जाते हैं, यू नेवर वर्कड ऑन योर पर्सनैलिटी, तो यू विल फेल इन इंटरव्यू। द पॉइंट इज यू हैव टू स्टडी हॉलिस्टिकली, सेग्रीगेट नहीं करना है, सब चीज़ों को एक साथ पढ़ना है। वेल बिगन इज हाफ डन। देन दिस इज रसलिंग, और ये है स्पोर्ट्स। अब सी ये ओवरऑल बहुत अच्छा एथलीट है दिस नीरज चोपड़ा, ऑल राउंड एथलीट है, स्पीड रनवे में आती है, इलास्टिसिटी होती है, एंगल ऑफ रिलीज भी बहुत अच्छा है। बिकॉज जेवलिन क्या है, प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं ना हम फिजिक्स में, दिस इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किस एंगल से फेंके तो लेंथ ज़्यादा वो कवर करे, हाइट नहीं लेंथ, तो दिस इज दिस वे, टेक्निक यहाँ पे भी लगती है। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल, ये हमारे चैंपियंस हैं। हीलिंग, सी द कीवर्ड्स, नीरज गोल्ड, रेनासांस हुआ हॉकी ब्रोंज में, कितने साल बाद हमने मेडल जीता, लास्ट 1980 में था, तो दिस इज रेनासांस। मैसीहा, मीराबाई ने फर्स्ट डे ही हमें सिल्वर दिला दिया था। दिस इज सक्सेसर, मैरीकॉम नहीं जीत पाई तो लोवलीना ने जीता। दिस इज सस्टेनेंस, रसलिंग में, और कॉन्टिन्यूटी रखी है सिंधु ने, और यहाँ पे बजरंग पुनिया भी। Then this is the 87.58 meter, a new high. Now see, I dedicate this medal to मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी भी यहाँ पे नैरोली मिस हो गए थे। होपफुली ही विल बी वॉचिंग फ्रॉम द हेवंस कि इंडिया यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। दिस इज वेरी गुड। अनुसूचित जनजाति के बारे में हिंदी में हम देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 366 25 में लिखा है, अनुसूचित जनजाति उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है जो अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित है। तो 366 में बताया है कि अनुसूचित जनजाति 342 आर्टिकल में जो लिस्टेड है वो होंगी। 342 में अब लिस्टेड कैसे होंगी, वो लिस्टेड होगी बाय राष्ट्रपति, प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से, संसद संशोधन अधिनियम के माध्यम से घोषित किया जाता है कि किस किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। 342, 366, 342। अब
ये जो अनुसूचित जनजातियां होती है ना, ये राज्यों में भी इनमें अंतर आ सकता है कि एक राज्य में है दूसरे राज्य में नहीं है। अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है। तो क्राइटेरिया क्या होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। यूजुअली हम आदिमता, भौगोलिक अलगाव, दिस सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक, इसके हिसाब से हम अनुसूचित जनजातियां हम बनाते हैं, इनको डिक्लेयर करते हैं आर्टिकल 342 में। अब अनुसूचित जनजाति में भी कुछ जनजातियां हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आती है। जैसे अंडमान एंड निकोबार की जनजातियां देखी थी, ये ऐसी टोटल 75 है जिनको बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब उनमें बहुत ज़्यादा अभी भी आइसोलेशन है, मेन स्ट्रीम में वो नहीं है, तो इनके लिए कुछ और विशेषताएं होती है, इनको और कुछ ज़्यादा हम फैसिलिटेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये पीवीटीजीज प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि है, घटती जनसंख्या या स्थिर है, साक्षरता कम है, अर्थव्यवस्था इनके पास नहीं है, तो वो होंगी पीवीटीजीज। पीवीटीजीज टोटल इन 75 है इंडिया में। अब हम कुछ पहल भी करते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी फॉरेस्ट राइट्स इनको मिलते हैं, एफआरए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। बिकॉज आप जंगल में रह रहे हो तो जंगल के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो आपको मिलेंगे, आपको उन पे आपका कुछ अधिकार होगा। पंचायत का प्रावधान है, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, पेशा है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। लघु वनोपज अधिनियम 2005, दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार, एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करना है, ये एक अधिनियम है। जनजातीय उपयोजना रणनीति है। तो हमारा मैंडेट ये होता है, हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करें, इस बात पे हम केंद्रित होते हैं हमारे प्रयास। सो दिस इज अनुसूचित जनजाति 366, 342 और पीवीटीजी। ओके, अब हम आते हैं सीसेट में। बड़ा आसान था, इन सबको टोटल कर लेते हैं और ये एवरेज दिया है 12, ये x पता नहीं है, सॉल्व इट, x इज इक्वल टू 7। अब एक्सक्लूडेड नंबर वो होगा जो दोनों के दिस मीन दिया हुआ है, दोनों के प्रोडक्ट से डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 27 5 है, 25 4 है, दैट इज 35, इजी। यहाँ मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 84 किलोमीटर है। टाइम टेकन कितना होगा, एवरेज स्पीड दिया है 2 घंटे, स्टॉप में एवरेज स्पीड 28 हो जाती है, डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, तो टाइम हो जाएगा 3 घंटे। तो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा आया वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉपेज। तो 60 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ स्टॉपेजेस। तो टोटल 3 घंटे की जर्नी थी, 3 घंटे की जर्नी में पर आवर स्टॉपेज कितना होगा, 3 घंटे में 60 मिनट स्टॉपेज हुआ, तो 1 घंटे में पर आवर में स्टॉपेज कितना होगा, 60/3, दैट इज 20 मिनट। ओके, आज के सवाल है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6690 आफ्टर 3 years एंड टू ₹10,000 इज 35 आफ्टर 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, फाइंड द सम। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी एट 5% per annum for 3 years is this much, find the compound interest on the same sum for the same period at the same rate. Find the compound interest on ₹16,000 at 20% per annum for 9 months compounded quarterly. यहाँ ध्यान रखना है quarterly पूछा है, compounded quarterly. Okay, so these are 3 questions for today. CSET solution है, this is 87.58 meter Tokyo Olympics. Facts है, how it grows, and this is Postofedron. जो इकोलॉजी है उसमें मैनग्रोव्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टोक्यो ओलंपिक्स में भी नोट प्रिपेयर करना है। सो दिस इज 8th of August 2021. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।